नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज जुड़ रही हैं। देश प्रदेश में शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुर्तजा नाम के एक शख्स ने गोरखपुर मंदिर में 2 पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। उसके बाद मुर्तजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले की जांच यूपी एटीएस और एसटीएफ मिलकर कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि इस घटना का आतंकी कनेक्शन हो सकता है और अभी आज मुर्तजा का एक इकबालिया बयान सामने आया है जिसकी अभी पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह इकबालिया बयान कितना सच है। पापा आए थे उसमें किराएदार का काम करके, तो वही थे दोपहर से कुछ सीरियस लग रहा है कुछ। ठीक है, हम इस वीडियो को अभी नहीं चला रहे हैं क्योंकि इसकी जांच होनी अभी बाकी है, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। मुर्तजा का इस वीडियो में कहना है कि मैं अपनी योजना की कैफियत खोज रहा था। CAA NRC का पूरा मामला गलत है। कर्नाटक के हिजाब मुद्दे का भी मुझ पर असर हुआ। मैं बहुत हताश महसूस कर रहा था। यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मुर्तजा के पक्ष में बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को खींच रही है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सपा के आतंकियों के साथ रिश्ते कोई नई बात नहीं है। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी मतलब अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यह बयान बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और इस प्रकार के बयानों से श्री अखिलेश यादव जी बाहर जाएं, ऐसा मैं उनसे कहना भी चाहता हूं। योगी 2.0 में बुलडोजर की रफ्तार थोड़ी तेज हो गई है। आज बरेली से सपा के विधायक का पेट्रोल पंप ढा दिया गया। कहा गया है कि उनका नक्शा पेट्रोल पंप का पास नहीं था। इसके अलावा बुलडोजर गरीबों पर भी चल रहा है। ग्रेटर नोएडा में एक रेडी वाले की रेडी तोड़ दी गई अतिक्रमण हटाने के नाम पर। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यूपी के बरेली में भोजीपुरा से सपा विधायक सहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बीडीए का बुलडोजर चल गया है। गुरुवार को बरेली प्रशासन की टीम सुबह 11 बजे सहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर पहुंच गई और उसे ध्वस्त करने लगी। जिस समय यह पेट्रोल पंप ध्वस्त किया जा रहा था उस वक्त भी लोग यहां पेट्रोल डीजल भरवा रहे थे। सभी को वहां से रोक कर हटाया गया और फिर बुलडोजर चल गया। इनको दिनांक 13/7/2020 में नोटिस जारी किया गया था और पर्याप्त सुनवाई का अवसर किया गया और 31/3/2021 में इस प्रकरण में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई मानचित्र स्वीकृत कराया है और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी प्रयास किया गया था। स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से और प्राधिकरण स्टाफ की मौजूदगी में समस्त अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। इस कार्रवाई के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए सहजील ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि अगर सामने से आवाज हुई तो उनकी बंदूक से धुआं नहीं गोलियां निकलेंगी। उस दिन चले गए
जब उनकी तानाशाही चलती थी, एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। यूपी में प्रशासन का बुलडोजर गरीबों पर भी चल रहा है। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के परी चौक की हैं, जहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब के ठेले को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। परेशान गरीब असहाय होकर बुलडोजर के नीचे ही जाकर लेट गया, जिसे बाद में किसी तरह हटाया गया। यूपी में बुलडोजर न्याय और अन्याय दोनों का पर्याय बनता जा रहा है। जब अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, उनके घरों पर चलता है तो ठीक बात है, लेकिन जब गरीब पर चलता है बुलडोजर, जब गरीब की रोजी रोटी जाती है तो छवि सरकार की खराब होती है। बरेली में सहयोगी रणदीप के साथ, दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उमर अब्दुल्ला से ईडी ने की पूछताछ। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। बने रहिए देश प्रदेश के साथ। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका गुरुवार को स्वागत ईडी की है। टीम ने एक के जम्मू बाद एक कश्मीर जिस तरह से नेताओं पर फंड घोटाले का है। पूछताछ के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें 12-13 साल पुराने मामले में बुलाया गया। किसी तरह का इन्होंने इल्जाम नहीं लगाया। एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, कोई 12-13 साल पुराना जो मामला है, उस सिलसिले में जो इनकी इंक्वायरी चल रही है, मेरे ऊपर यहाँ किसी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया। मुझसे पूछताछ की गई, मैंने सवालों के जवाब दिए। आगे अगर इनको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इनकी मदद करूंगा। उमर अब्दुल्ला से ठीक पहले संजय राउत और सत्येंद्र जैन को भी ईडी ने घेरा। विपक्षी नेताओं की एक बड़ी सूची है जिनके खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किए हैं या जिनसे पूछताछ की है। इनमें महाराष्ट्र में एनसीपी और बंगाल के टीएमसी से लेकर दूसरी पार्टियों के कई नेता हैं। लेकिन ईडी की जांच के नतीजे क्या रहते हैं? 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का कानून बनने के बाद से अब तक ईडी ने 4700 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 313 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन सच ये भी है कि ज्यादातर ये मामले सिर्फ जांच तक ही सीमित रहते हैं, कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, और अगर पहुंचते हैं तो साबित नहीं हो पाते। अभी तक सिर्फ 9 मामलों में सजा हो पाई है, यानी ये 0.2% से भी कम है। इसका मतलब ये है कि ईडी की जांच ज्यादातर बस लोगों को परेशान करने के काम आ रही है। विपक्ष का तो यही इल्जाम है कि ये तो हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। अगर ऐसा होता है कोई भी डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट का, और कन्विक्शन रेट जो है इतना नीचे अगर गिर जाता है, इसका मतलब बेबुनियाद लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ये भी गलत बात है। और अगर बुनियाद के ऊपर गिरफ्तार करते हैं तो कन्विक्शन क्यों नहीं होता? तो ये सब चीजें सोचने की है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ईडी अपने खुद के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो रजिस्टर नहीं कर सकती। वो दूसरी जांच एजेंसियों के केस को आधार बनाकर ही आगे बढ़ सकती है। ऐसा भी कई बार हुआ है कि जो उसके मामले में विटनेस हो, वो दूसरे किसी एजेंसी के मामले में आरोपी जो है वो बनाया गया है, जिसके चलते उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसका ये भी कहना है कि कई मामलों में वो अपनी चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दायर कर चुकी है, लेकिन कोर्ट जो है वो संज्ञान नहीं ले रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पंजाब में भारी जीत से उत्साहित अरविंद केजरीवाल का अगला लक्ष्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। एनडीटीवी से खास बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इन दोनों राज्यों में यानी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हवा का रुख बदल रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में मोदी हारें या जीतें इसकी चिंता नहीं, बल्कि उनका मकसद है देश को नंबर 1 बनाना। केजरीवाल ने दिल्ली में तीनों एमसीडी के एकीकरण को बीजेपी की नौटंकी बताया है। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। You hit the ground running right after Punjab.
You've done road shows in Ahmedabad. You've just returned from Himachal Pradesh. What's your assessment of the next two states that you're looking at? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। मैं बार बार यही कहता हूँ कि या तो माहौल बदल रहा है, हवा बदल रही है, हवा का रुख बदल रहा है, या तो ये पार्टियां अपने तौर तरीके बदल लें, और नहीं तो जनता फिर बदलेगी। जो वोट हमें पड़ रहा है वो व्यवस्था के खिलाफ पड़ रहा है, सिस्टम के खिलाफ पड़ रहा है। जो लोग इस सिस्टम से दुखी हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। लोग मौजूदा पार्टियां, मौजूदा नेता और मौजूदा राजनीति से नफरत करने लगे हैं। पीपल हेट पॉलिटिक्स। और शत्रुघ्न सिन्हा अब बिहारी बाबू ही सिर्फ नहीं रहे, बंगाली बाबू भी हो गए हैं। ममता बनर्जी के न्योते पर वो आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि ममता जी का आदेश अध्यादेश हो गया है। मनीष कुमार ने उनसे बात की। बिहारी बाबू आजकल बंगाल के आसनसोल में हैं। सर, आसनसोल कैसे पहुंच गए? बहुत बढ़िया है। पहले तो बिहारी बाबू बंगाल पहुंच गए और अब मैं बिहारी बाबू के साथ साथ बंगाली बाबू भी हूं यहाँ पे। और मैं पहुंचा यहाँ पे, ममता जी का निर्देश हुआ, आसनसोल की जनता का आदेश हुआ और मेरे लिए अध्यादेश बना। ममता जी ने स्वयं मेरे लिए ट्वीट की कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे फेम्ड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल के उम्मीदवार होंगे। आज यहाँ पर आपको बाहिर को तो बनाया जा रहा है और आपके जो सामने में उम्मीदवार हैं वो कह रही हैं कि वो यहाँ की बेटी हैं, बंगाल की बेटी हैं। मैं भारत माँ के संतान हूँ, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। और दूसरी बात यह है कि बंगाल से मेरा इतना लगाव रहा है, कितनी फिल्में की आपने देखा, बंगाली भाषा में कितना बात कर रहा था मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो कल तक मुझे कह रहे थे बाहरी, अब तो इशू नहीं रह गया, कि अगर मैं बाहरी हूँ तो हमारे माननीय मोदी जी क्या है बनारस में, वो आगे काशी से वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो वो क्या इनसाइडर हैं? अगर मैं आउटसाइडर हूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके काफी सारे पुराने बीजेपी के सहयोगियों को भेज रहे हैं। अच्छा है, वो तो उनकी पुरानी अदा है, अच्छे आदमी हैं, मैं तो उनको दोस्त की तरह से भी जानता हूं। उनकी अदा है, आपने देखा वाराणसी में, हालांकि ईवीएम का सेलेक्टिव मिसयूज हुआ वहां पे। वाराणसी में गली गली में एक नेता को रख दिया था, एक मंत्री को। बंगाल में भी यही किया था। लेकिन हमेशा आपको याद रखिए, अंग्रेजी में कहावत है, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। हर बार आप बेवकूफ नहीं हर लोग को बना सकते हैं। एक फेवरेट बांग्ला में एक डायलॉग, बांग्ला में एक डायलॉग, अनेक डायलॉग बोले हमें बांग्ला से हवा आपने अपने इंटरव्यू क्वेश्चन ना कि इंटरोगेशन क्वेश्चन हमें खामोश। देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। मुंबई से मेरे सहयोगी पूजा और दिल्ली से मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।